अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कंसोलिडेशन में अब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें मैंने 2-4 सवाल तो बोर्ड पे किए हैं, बाकी बहुत सारे आप ही को कहा है करने के लिए। देखिए, इसमें ना आप की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो समझाना था वो तो मैंने समझा दिया। अगर 2 क्या जगह 5 सवाल भी करा दूंगा तो वो तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। आपकी ग्रिप कब आएगी टॉपिक पे? जब आप ये सवाल करेंगे। तो जब तक मैं आपको CFAP लेवल की नई चीज़ें, यानी नई चीज़ें में मैंने पिछले क्लास में गिनाया था, कम्प्लेक्स ग्रुप है एक चीज़। कम्प्लेक्स ग्रुप क्या होता है, उसमें भी शेयर लिए हुए, उसमें भी किए हुए, उसने उसमें लिए हुए, हमने उसमें भी लिए हुए, यानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं। फिर इसके अलावा सब्सिडरी को मज़ीद ख़रीदना या बेचना, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप ख़रीदना है या स्टेप बाय स्टेप बेचना है, ये हमने चीज़ पढ़नी है। फिर इसके अलावा हमने फॉरेन सब्सिडरी पढ़नी है, फॉरेन इंग्लिश वाला फॉरेन IAS 21। फिर इसके अलावा हमने कंसोलिडेटेड कैश फ्लोस पढ़ने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कैफ लेवल पे नहीं हैं, ये मुश्किल हैं। लेकिन इनमें जो मुश्किलें हैं वो तो सवाल का एक हिस्सा हुआ करेगा, बाकी हिस्सा तो वही कंसोलिडेशन है जो पहले दिन से करते आ रहे हैं हम लोग। तो जब तक बेटा आप लोग बेसिक कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, खुद, तब तक आपकी ग्रिप नहीं आएगी इसके ऊपर। जितने सवाल अभी तक मैंने अज्यूम किया कि आपने कर लिए हैं, और अगर आपने वाकई किए हैं, तो उनके मसले आप फिजिकल क्लासेस में ही पूछ सकेंगे। ग्रुप में कितना को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कितना पूछ लेंगे। तो आपको अगर फिजिकल क्लासेस नहीं भी जिन लोगों को ज्वाइन करनी, वो भी कम से कम एक काम ये करें कि मेरे से फिजिकली मिलें। अगर थोड़े सवाल हो तो जिस दिन क्लास होगी उसी दिन आ जाइएगा, नहीं तो मैसेज लेके टाइम ले लीजिएगा। मैं उस दिन क्लासेस से को 2 घंटे पहले आ जाऊंगा, 3 घंटे पहले आ जाऊंगा। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। आप जब तक ये सवाल खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रिप नहीं आएगी। और अगर मैं ये सारे सवाल यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करूंगा तो फिर CFAP का सिलेबस हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैफ 7 के अंदर मैंने आपको एक्सेस इसीलिए दी है सारे लोगों को कि कैफ 7 में मैंने तकरीबन को 15-16 क्लासेस लगा के ये पढ़ाया था, जो आपको 4-5 क्लासेस में पढ़ाया है। आल्दो कि अभी भी मैंने टाइम काफ़ी लगा दिया इसके ऊपर, थोड़ा टाइम नहीं लगाया है। मैंने कंसोलिडेशन शुरू की थी लेक्चर 40 से मैंने कंसोलिडेशन शुरू की हुई है, और अभी मैं आपके सामने 48 कर रहा हूं, यानी 9वां लेक्चर कर रहा हूं मैं। और इस 9 लेक्चर के अंदर मैंने वो कैफ 7 वाला सारा रिवाइज करवाया है, जो वहां पर शायद मैं 15 लेक्चर्स में करवा रहा होता हूं। तो अभी भी मैंने आधी स्पीड ही रखी है, 10% स्पीड पे नहीं आ गया। तो अभी भी मैंने मेरे हिसाब से काफी मुनासिब टाइम लगा दिया है। लेकिन बेटा, इसमें आपकी ग्रिप सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती है जब आप लोग ये सवाल खुद करेंगे। सोचते रहेंगे तो ये सवाल नहीं होंगे। तो ये सवाल आई अज्यूम कि आपने किए हैं, और अगर आपको कोई मसला है तो वो फिजिकली मिलके ही आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे सवालों के छोटे छोटे मसले आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हम 17 तारीख से रिपोर्टिंग की फिजिकल क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं बहरहाल ग्रुप के अंदर उसका टाइम वगैरह 1-2 दिन में इंशाल्लाह इस वीकेंड तक डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी भी पुराने लेक्चर्स मिसिंग हैं, जैसे अभी तक मुझसे बच्चे IFRS 2 के सवाल कर रहे होते हैं, तो IFRS 2 से तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आप एटलीस्ट कंसोलिडेशन पढ़ लें, बाकी फिर साथ साथ लेक्चर सुनते रहना। जिन लोगों ने फिजिकल क्लासेस में आना है वो कम से कम कंसोलिडेशन के 8 लेक्चर सुन लें इन 4 दिनों के अंदर।
क्या जो लोग साथ साथ चल रहे हैं वो 8वें लेक्चर में आप कह रहे हैं 8 लेक्चर सुन लें। ये भी बड़ी अच्छी बात की है कि 8वें लेक्चर में 8 लेक्चर सुन लें। हाँ, कैसे की जाए बात? ग्रुप में क्या है? ग्रुप में मैसेजेस कोई नहीं देखता यार। अभी 4 मैसेज पीछे करके मैं हटा होता हूँ बात, और उसके बाद फिर बच्चा वही बात पूछ रहा होता है, फिर मैं ऐसे करके इशारा बनाता हूँ ऊपर जाके देखो। चलो ग्रुप में दोबारा कह दूंगा। अच्छा जी, अब एसोसिएट पढ़ते हैं एसओसीआई में। आप उसके लिए सीधा एक काम ये करिए कि आप आ जाइए पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आ जाए। पेज नंबर 8 पे एसओसीआई का फॉर्मेट बना हुआ है, और मैंने बार बार वही सब रिपीट करने की बजाय कह दिया कि सेम वही है जो हमने सब्सिडरी में पढ़ा हुआ है पहले। सिर्फ जो नई चीजें हैं उनको मैंने फिर थोड़ा शेड किया हुआ। इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर और अदर इनकम के अंदर जो चीजें लेस हो रही हैं उनको फिलहाल इग्नोर कर दें। आप देखें मैंने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर 2 लाइनें नई ऐड की हुई हैं। इस पेज पे जो एसओसीआई बनी हुई है ना, ये वही एसओसीआई है कंसोलिडेटेड जो हम एस में करते आए हैं। 2 लाइनें पूरी की पूरी नई ऐड हुई हैं, और मैंने बोल्ड भी की हैं और लाइनें शेड भी की हुई हैं। कौन सी हैं 2 लाइनें? एक पीबीटी से ऊपर लाइन आ रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और एक ओसीआई की हेडिंग में देखिए एक लाइन आ रही है। तो इनके नाम ही पढ़ के अंदाजा हो रहा है ये ओसीआई में कौन सी लाइन आ रही है। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? ए की अदर कंप्रिहेंसिव इनकम पे 30% लगाएंगे और यहां लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह से ऊपर पीबीटी से ऊपर जो आ रहा है, अच्छा बेशक वो पीबीटी से ऊपर आ रहा है लेकिन असल में वो एसोसिएट के पैट का हिस्सा होता है। बेशक वो लिखा पीबीटी से ऊपर है लेकिन असल में वो एसोसिएट के पैट का हिस्सा होता है। तो ये क्या होगा, ए के पैट फॉर द ईयर पे 30% लगाएंगे और ये वो आ जाएगा। और आप इसकी अगले पेज पे वर्किंग भी देख ही लें। अगले पेज पे आए, आप देखिए ये वही सारी चीजें हैं जो अभी अभी मैं आपको बैलेंस शीट में बता के हटाऊं। बैलेंस शीट में जो मैंने अभी वो रिटेन अर्निंग्स वाला पेज नहीं दिखा रहा था, ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। बस वो बैलेंस शीट आइटम्स थी तो एक्यूमुलेटेड था सब कुछ। ये क्या होगा, ये फॉर द ईयर होगा। वहां पर क्या कर रहे थे, ए की, ये मैंने मिटा दिया, अब ए की रिटेन अर्निंग माइनस प्री, तो पूरा पोस्ट एक्विजिशन आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ पैट फॉर द ईयर आ रहा है। वहां पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्विजिशन डेट से लेके आज तक आ रही थी। यहां कौन सी आ रही है, सिर्फ फॉर द ईयर आ रही। और इस डब्बे के अंदर जो फिगर्स लिखी उनका नेट किया और उसके बाद उस पर 30% लगा के देखें, आउटर कॉलम में चला गया। 30% लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि परसेंटेज लगा के आउटर कॉलम में आ गया तो इंपेयरमेंट लॉस पे तो मजीद परसेंटेज नहीं लगाते ना, नेगेटिव गुडविल पे तो मजीद नहीं लगाते। तो ये वही फिगर्स यहां पर आ गई।
इम्पेयरमेंट लॉस, नेगेटिव गुडविल, ये भी बैलेंस शीट में पढ़ा के हटाऊं, नहीं ठीक है वो ये वही फिगर है। जी जी और यूआरपी देख लें कौन सा वाला माइनस हुआ हुआ है, ए ने जो ए ने पी को बेचा है। होना भी यही चाहिए ना, अगर ए सेलर है तो ए वाला यहां से लेस होना चाहिए ना, तो देखें यहां से लेस हो गया। पी वाला किधर गया वो सिखाता हूं भी। ये वर्किंग वन सारी वही चीजें हैं जो अभी अभी बैलेंस शीट में समझा के हटाऊं, वही कुछ लिखा हुआ है यहां पर। और इसका जो टोटल आएगा वो अब कहां जाएगा, वो प्रॉफिट वो ऊपर एसओसीआई में पीबीटी से ऊपर लिखा हुआ है। ये होता है एसओसीआई में एसोसिएट। एक दो एडजस्टमेंट्स और सिखानी है, अदरवाइज वही जो बैलेंस शीट में करा के हटाऊं ये वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीजें हैं सारी, बस फॉर द ईयर है ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है जी। इसमें परसेंटेज नहीं लगती। ये है ही इन्वेस्टमेंट इन ए का इम्पेयरमेंट लॉस, वो तो सब्सिडरी का गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस होता है ना, ये है ही इन्वेस्टमेंट इन ए का इम्पेयरमेंट लॉस। यानी वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की फिगर निकली है हमारी, ये उसी का निकला हुआ इम्पेयरमेंट लॉस है, तो इस पर मजीद परसेंटेज नहीं लगानी। इसी तरह नेगेटिव गुडविल भी ऐसा ही है, वही जो हमने खरीदा है उसी पे निकली हुई नेगेटिव गुडविल है, तो नेगेटिव गुडविल और इम्पेयरमेंट लॉस पे परसेंटेज नहीं है। इसीलिए देखें परसेंटेज लगाने के बाद उनको अलग से मैं ऐड कर रहा हूं। वर्किंग वन वही है जो पहले बताया है, और ये जो आंसर निकला ये एसओसीआई के फेस पे पीबीटी से ऊपर आ जाएगा, और जो ओसीआई में आ रहा है वो कैसे निकलेगा, वो ए की जो भी ओसीआई फॉर द ईयर है उस पे 30% लगा के आ जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या कर रहे थे, ए के अदर रिजर्व पे 30% लगा के अपने अदर रिजर्व में मिला रहे थे, तो एसओसीआई में हम क्या कर रहे हैं, ए की ओसीआई पे 30% लगा के अपनी ओसीआई में शामिल कर रहे हैं। हमने कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं की। ओसीआई में कौन सी एडजस्टमेंट, ओसीआई टोटल है ना। नहीं ओसीआई, अच्छा अच्छा टीसीआई नहीं है, ओसीआई है। वहां पर बैलेंस शीट में हम ए की रिटेन अर्निंग्स पे परसेंटेज लगा के अपनी रिटेन अर्निंग में डाल रहे थे और उसमें एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। एसओसीआई ए के पैट पे 30% लगा के अपने प्रॉफिट्स में शामिल कर रहे हैं, और वही वाली एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, वही वाली एडजस्टमेंट्स है। अब इनमें जो थोड़ा बहुत नया है वो बता देता हूं। चलें ऊपर आ जाएं वापस पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे आ जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लें। इतनी देर लगा दी पढ़ने में। नहीं वो मैं प्रॉफिट को मैं लिख दूंगा। हमने जब कंसोलिडेशन ही नहीं करनी तो फिर इंटर कंपनी एलिमिनेशन की क्या बात बनती है, तो ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ। सारा प्रॉफिट ही हमने कर दिया 30। हम सेल्स को कंसोलिडेट तो नहीं कर रहे हैं ना, पी प्लस ए तो नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को एलिमिनेट भी नहीं करना। और एडजस्टमेंट नंबर 1 भी पढ़ लें, ये बता दी आपको, वो वर्किंग वन में जाके लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ लें। नेगेटिव गुडविल, लेकिन ये सिर्फ पहले साल का सवाल है तो होता है, हर साल नेगेटिव गुडविल नहीं आ जाती। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ लें। अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो नंबर ऑफ मंथ से पोर्शन हो जाएगा।
ठीक है। एडजस्टमेंट 7 समझ लें। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो कंपनीज हर साल डिविडेंड बांटती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं तो डिविडेंड बांट देती हैं। सेम वही रीजन है जो बात पहले कर रहे थे हम। हर साल प्रॉफिट कमाती हैं तो उसमें से डिविडेंड बांट देती हैं। अच्छा, डिविडेंड बढ़ता वैसे रिटेन अर्निंग से है, लेकिन प्रॉफिट भी तो रिटेन अर्निंग में ही जाके ऐड होता है ना। तो पैट हर साल रिटेन अर्निंग में जाके ऐड होता है और डिविडेंड उसमें से माइनस होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में से डिविडेंड बढ़ता है। अभी अभी पीबीटी से ऊपर हमने क्या लाइन लिखी है ग्रुप एसोसीआई के फेस पे? ए के प्रॉफिट पे 30% लगा के अपनी इनकम में शामिल कर लिया ना, तो ए ने उसी प्रॉफिट में से तो कल को डिविडेंड बांटना है, बल्कि इस साल भी उसी में से ही बांटा होगा। तो इस साल जो डिविडेंड ए ने बांटा होगा वो हमें भी मिला होगा और वो हमारी अदर इनकम में आ रहा होगा। तो हमने जब ए के पूरे प्रॉफिट पे 30% लगा के अपनी इनकम्स में डाल लिया, तो उसी प्रॉफिट में से बांटा हुआ डिविडेंड वो भी हमारी अदर इनकम में आ रहा है। तो क्या करें? अपनी अदर इनकम से निकाल दें। ये बात दोबारा सुने, ए ने प्रॉफिट कमाना है तो डिविडेंड बांटना है ना। तो जब हमने ए के प्रॉफिट को ही अपनी इनकम में साथ मिला लिया पीबीटी से ऊपर, तो उसी में से तो डिविडेंड बंटना था। जब हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट ही हिस्सा अपने साथ मिला लिया, कंसोलिडेट कर लिया, तो फिर उसी में से जो डिविडेंड बंटा था उसको फिर से इनकम मान लें। तो पेरेंट की अदर इनकम में ए से मिलने वाला डिविडेंड आ रहा होगा, वो निकाल देंगे अदर इनकम से। इसमें तो वही होगा ना, अगर इसमें ब्रेक इवन हो जाता है एसोसीआई में, अब तो नहीं निकालना, तो फिर उसने साल डिविडेंड नहीं ना बांटा होगा। नहीं बांटा होगा, पिछली डिविडेंड पड़ी है। एज अ कॉन्सेप्ट तो हम जब प्रॉफिट के हिस्सेदार बन गए, फिर डिविडेंड को हमने इनकम नहीं कहना। एज अ कॉन्सेप्ट जब हम प्रॉफिट को अपना हिस्सा कह रहे हैं तो फिर डिविडेंड को अपना हिस्सा क्यों कहें? प्रॉफिट तो आया ही नहीं। देखें, ये तो आप सिर्फ फॉर द ईयर मैच कर रहे हैं ना। आप सिर्फ फॉर द ईयर मैचिंग की बात कर रहे हैं कि इस साल उसने डिविडेंड नहीं बांटा, और वैसे भी इस साल के प्रॉफिट्स का डिविडेंड तो वैसे भी उसने अगले साल बांटना था। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट जब हम उसके प्रॉफिट्स को अपना कह रहे हैं, तो उन प्रॉफिट्स में से मिलने वाले डिविडेंड को भी अपनी अलग इनकम बनाए, तो इसलिए डिविडेंड को निकाल देंगे। तो अदर इनकम में से डिविडेंड को निकाल देंगे। ये आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 में लिख के दिया हुआ मैंने, और अभी जो पेज नंबर 8 पे आपको एसओसीआई का फॉर्मेट पढ़ा रहा था, उसमें अदर इनकम में से देखें ब्रैकेट में इसको माइनस भी करके दिखाया हुआ मैंने। जी डिविडेंड ओके। यूआरपी पे आते हैं। अगर यूआरपी है तो क्या ए की सेल्स हमने अपनी सेल्स में कंसोलिडेट की हुई है? नहीं। तो ए ने हमें बेच के जो प्रॉफिट कमाया था वो तो हमने ऊपर कंसोलिडेट ही नहीं किया हुआ। ए की सेल्स में तो नहीं आ रहा ना, वो हमने तो कंसोलिडेट ही नहीं किया।
तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में यूआरपी को रखना फिर ठीक नहीं है। ए ने प्रॉफिट्स हमसे कमाए और वो यूआरपी हैं, तो फिर वो जो वर्किंग वन नहीं की हुई वहां से लेस कर देते हैं। देखें, या तो होता ना कि एस ने चूंकि सेल की होती थी हमें और एस की सेल्स को हम पूरा कंसोलिडेट करते थे, तो इसलिए यूआरपी हम ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर रहे होते थे, बल्कि एडजस्ट क्या, सेल में से एलिमिनेट नहीं कर रहे होते थे पूरी सेल। तो अगर ए ने हमें कोई चीजें बेची हैं तो क्या ऊपर हमने सेल्स में ए को कंसोलिडेट किया हुआ? नहीं। इसलिए ए ने बेच के अगर हमें कोई यूआरपी कमाया है तो वो जो ए के प्रॉफिट शेयर की वर्किंग नहीं कर रहे वहां से लेस कर देंगे। यही मैंने वर्किंग वन में दिखाया आपको, वर्किंग वन में यही चीज दिखाई है आपको अभी। लेकिन अगर पी सेलर है, पी, तो ए के स्टॉक के अंदर फिर वो ओवर स्टेटमेंट टाइप चीज है, लेकिन क्या ए का स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है? तो वो जो हम यूआरपी एडजस्ट करते होते थे, तो वो अब नॉर्मल एडजस्टमेंट से डिफरेंट एडजस्टमेंट होगी। क्या एडजस्टमेंट होगी? अगर पी सेलर है तो पी ने प्रॉफिट ज्यादा कमाया हुआ है ना, अब पी के प्रॉफिट को कम करने का या तो उसकी सेल से लेस कर दें तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से भी कम हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिस ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दें। दोबारा सुने, अगर यूआरपी ऑन गुड्स है, यूआरपी ऑन गुड्स, तो सेलर का जीपी ज्यादा आया हुआ है ना, फिर तो ऊपर जीपी में ए के प्रॉफिट्स तो आ ही नहीं रहे होते, क्योंकि ए को तो हमने कंसोलिडेट ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए अगर ए सेलर है तो क्या करें, यूआरपी का वर्किंग वन में से लेस कर दें। लेकिन अगर पी सेलर है तो पी का जीपी तो ऊपर है ना, तो उसको कम करने के लिए या तो सेल्स में से माइनस कर देते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं। तो प्रैक्टिस ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं। सेल्स में इंक्लूडेड है ना, तो ऊपर वो चूंकि ग्रुप का हिस्सा नहीं है ए, इसलिए उसको बेचना कोई इंटर कंपनी सेल नहीं है। तो इसलिए सेल में से निकालने की बजाय मकसद तो प्रॉफिट कम करना है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते। तो अगर पी सेलर है तो यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर ए सेलर है तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट में से लेस। लेकिन पूरा यूआरपी मतलब पूरा 4000 नहीं, 30%, 1200। तो आप ये एडजस्टमेंट नंबर 4-3 इंटर कंपनी है नहीं, तो फिर जीबी एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ लें। जीबी ठीक नहीं होता? नहीं, देखें, इंटर कंपनी बेशक वो ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन इसने प्रॉफिट कमाया और दूसरे के वो कॉस्ट पड़ी। अब दूसरे का प्रॉफिट अफेक्टेड तो है ना, और जब प्रॉफिट अफेक्टेड है तो हम उस प्रॉफिट का इफेक्ट अपने पीबीटी में शामिल कर ही रहे हैं ना, तो ग्रुप के अंदर तो रह रहा है ना वो प्रॉफिट, तो इसलिए हम उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ लें। और एडजस्टमेंट नंबर 4 भी मैं आपको समझा चुका। एडजस्टमेंट 4 ये भी वही वर्किंग वन के अंदर पैड में से लेस होता दिखाया मैंने।
एडजस्टमेंट 4। अच्छा, हम एस के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंसेस में भी लिखते थे, इसको भी लिखेंगे, क्यों नहीं। हम ए को कंसोलिडेट थोड़ी कर रहे हैं, हम सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कंसोलिडेट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस सिर्फ उसके प्रॉफिट का हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट की वर्किंग में आएगा, बस ऊपर एक्सपेंसेस में नहीं इसको ऐड करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 4, अगर यूआरपी ऑन गुड्स की बजाय यूआरपी ऑन पीपीई है और पेरेंट ने उसको अदर इनकम कहीं बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड डिस्पोजल कह के, तो वो यूआरपी पेरेंट की अदर इनकम में आ रहा होगा। अगर पेरेंट सेलर है तो क्या करें, अदर इनकम से निकाल दें, और अगर ए सेलर है तो वो जो वर्किंग वन है वहां से निकाल दें। तो ये एडजस्टमेंट नंबर आपको 5 बता दी। हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर 5, अगर ए सेलर है तो वही वर्किंग वन से माइनस कर दें, और अगर पी सेलर है तो अदर इनकम में से माइनस कर दें। अच्छा, अगर मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन चलें ज़बानी बता देता हूं, और ये अगर वो वाली चीज़ है कि पेरेंट ने उसको अपनी वो बनाया हुआ है मेन प्रोडक्ट गुड्स, ए का पीपी है लेकिन पेरेंट ने उसको अपनी नॉर्मल गुड्स बना के बेचा है, तो फिर अदर इनकम से माइनस करें यूआरपी, फिर वही कॉस्ट ऑफ सेल जो भी गुड्स का बताया था, क्योंकि वो उसकी गुड्स है ना, फिर वो यूआरपी ऑन गुड्स, फिर वो गुड्स वाला ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी, ये भी मेरे ख्याल में कंप्लीट ही हो गया सारा। सर इसको लिख दें कहीं पे वैसे, क्या गुड्स वाला अगर आसानी से लिखा जा सकता है। लिख देते हैं यार, इधर ही एडजस्टमेंट 5 में ही लिख देता हूँ। मैंने ये लिख दिया कि अगर पी ने उसको सेल ऑफ गुड्स माना हुआ है तो फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 फॉलो होगी, ठीक। और SOCI भी पूरा हो गया, अरे तो पूरा हो गया, चलें बस एसोसिएट यही है। अब आप लोगों ने करना ये है कि अच्छा, अब मैंने आपको वो IFRS 11, बल्कि रहने दें, फिर कभी बता दूंगा, वो मिक्स ही ना कर जाएं आप इससे। अभी आप एसोसिएट पे फोकस करें, IFRS 11 फिर मैं बाद में वो ज़बानी बताना है, ज़बानी मतलब थोड़ा सा लिख के बताना है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़बानी है। तो आप बल्कि अगर ख़ुद भी पढ़ लेंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा। तो अब आप ऐसा करिए कि ये एसोसिएट्स मैंने पूरा कर दिया, और इसमें जो मैंने 7 सवाल रखे हुए हैं वो आपने सारे के सारे करने हैं। और मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी कह दूंगा
कि ये जो मेरी फिजिकल क्लासेस से पहले ये जो वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारे सवाल करके फिजिकल क्लासेस में आना, वरना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कंसोलिडेशन के अंदर। और मेरे ख्याल में आप लोगों को अंदाज़ा है ही, लेकिन मैं फिर भी, कुछ बच्चे ऐसे जज्बाती भी होते हैं, ये जो कंसोलिडेशन के मैंने सारे सवाल कराए ये टपाया नहीं है, ये बेसिक ऐसे ही रिवीजन करानी थी। और इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, सारा कुछ दोबारा समझाया है, सिर्फ प्रैक्टिस आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपने खुद करनी है, या वो भी मैं आपके रजिस्टर पे खुद कर देता हूं आके। तो ये आप करेंगे, आपकी इस पे ग्रिप स्ट्रांग होगी, उसके बाद ही जो अगले मुश्किल एरिया हैं ये आपको काबू में आएंगे। तो अब अगली जो क्लास होगी उसमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो लोग फिजिकल आ रहे होंगे अब उनसे अगली मुलाकात फिजिकल लाइव हो रही होगी, और जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप हैं ये फिर मैं अगली क्लास में अब ये कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया था, एक दो एडजस्टमेंट्स के अलावा सब कैफ 7 था। और जो समझते हैं कि नहीं इसको भी और डिटेल से देखना है, तो मैंने यही सारी बातें जो इन 7 लेक्चर्स में की हैं, 8 में यही बातें मैंने कैफ 7 में 15 लेक्चर्स में की थी। तो आप ठीक है, कैफ 7 की एक्सेस तो आपके पास है, आप उसमें से देख लें जाके, 15 दिन लगा दें उस पर। लेकिन कंसोलिडेशन में आपकी मेहनत रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, मैंने समझाया सब कुछ है, प्रैक्टिस आपने करनी है। कोई इख्तलाफ तो नहीं इस बात से? क्या हुआ? क्या एसोसिएट नहीं था आपकी दफा? अच्छा, फिर आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने एसोसिएट्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एसोसिएट्स को बहुत मुश्किल काम तो नहीं था। जो इसके सवाल भी है ना, उनमें से 70-80%, 90% तो सब्सिडरी वाली मेहनत है। एक एडजस्टमेंट एसोसिएट की हर सवाल के अंदर। तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है। अच्छा, हया कहते हैं, वैसे तो अगर आप लोग बयान सुन रहे हैं तो हया पे मैंने कोई अब तक 2 बयान तो अपलोड कर ही दिए हैं, उसको मैंने अच्छी खासी डिटेल से तो डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन सारे लोग बयान नहीं सुन रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हया का मतलब है कि इंसान अपने इर्द गिर्द एक खौल बना लेता है, वो खौल उसका एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग देता है कि मुझे कोई देख ना ले, यानी मैं कहीं किसी के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं। ये हया, ये जो अंदर एक ताकत है ना, जो अपने अंदर एक शेल, अपने इर्द गिर्द शेल बना लेना कि मेरी कोई खामी कहीं एक्सपोज ना हो जाए, कहीं मेरी कोई बुराई किसी के सामने एक्सपोज ना हो जाए, इस खौफ को हया कहते हैं। तो ये हमारे ईमान के लिए बड़ा ज़रूरी है। हया ईमान में से है और ईमान जन्नत ले गया जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। अच्छा, जिन्होंने वो अभी तक नहीं भी सुने होते ना बयान, लेकिन मैं खैर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ज़रूर सुनिए, क्योंकि आप इस वक्त जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हैं और आप दुनिया कमाने के पीछे बहुत एफर्ट्स में लगे हुए हैं, तो अगर आप ही की फील्ड का कोई बंदा आपको कोई दीन की बात करेगा तो शायद वो ज़्यादा क्लिक करेगी बनिस्बत अगर आपको कोई हज़रत, मौलाना, मुफ्ती, फलाने फलाने साहब, तो आप उनकी बात को रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो हमारी दुनिया से अलग लोग हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको बयान किए हैं ना, वो बेटा सुना ज़रूर करें। तो हया के ऊपर मैंने अब तक 2-3, बल्कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे होंगे तब तक मैं 3 अपलोड कर चुका हूँगा, तो उसको ज़रूर सुनिएगा।